Hello and good morning to all of you. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. Today we are going to see 17th of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. और ये टॉपिक्स मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत अलग अलग टाइप के रीजनल न्यूज़पेपर से मैंने इन टॉपिक्स को पिक करा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें कुछ स्कीम्स हैं, कुछ बिहार न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो एक एक करके हम अपनी सारी स्लाइड्स को देखना स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड है स्कीम से रिलेटेड। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। अब आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, ग्रामीण मतलब रूरल स्कीम है और पेयजल मतलब वाटर से रिलेटेड है और मुख्यमंत्री मतलब स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि वाटर से रिलेटेड है और जो कि रूरल एरिया के लिए है। तो ये स्कीम क्या प्रॉमिस कर रही है? यह स्कीम प्रॉमिस कर रही है कि हम जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उन सबको टैप वाटर फैसिलिटीज पहुंचाएंगे और उनको क्लीन वाटर पीने के लिए क्लीन वाटर पीने को मिलेगा और वहां की महिलाओं को बाहर जाके पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है इस ओवरऑल स्कीम में, जिसे लॉन्च करा गया था 27 सितंबर 2016 को। और यह एक अम्ब्रेला स्कीम का पार्ट है। उस स्कीम का नाम है हर घर नल योजना। इस स्कीम का पार्ट है, इसमें 4 स्कीम्स है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र मतलब ज्यादा कंडीशन जहां पे खराब है। फिर है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र। फिर मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना जो कि अर्बन के लिए है। तो ये हम रूरल के लिए कर रहे थे जो कि 27 सितंबर 2016 में स्टार्ट हुई। अंडर दिस स्कीम ऑल द फैमिलीज ऑफ 4 to 9 1 ग्राम पंचायत, जितनी भी ग्राम पंचायत है, स्टेट आर टू बी सप्लाइड क्लीन वाटर उनको मिलने वाला है। और इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, मतलब सब लोग मिलकर ही पार्टिसिपेट करते हैं, वही इन सब चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। और टैप वाटर हर एक हाउस होल्ड तक हमें टैप वाटर को पहुंचाना है। अभी आपको नाम से याद रह जाएगा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम है तो नाम से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी इसमें क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उसी का मैंने कटआउट डाल दिया है। आगे देखते हैं कैलिफोर्नियम। अब ये न्यूज़ में क्यों है? कैलिफोर्नियम इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में इसे रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि कुछ लोग पकड़े गए थे कैलिफोर्नियम के साथ। कुछ टिप मिली थी पुलिस को कि कुछ पीपल हैं, कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं जो कि बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं और उनके पास कैलिफोर्नियम नाम का पदार्थ है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछे पर ऐसे तो पूछेगा नहीं, बट सीधा सीधा साइंस का क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर 98 है। याद रहेगा 9 फिर -1 कर दो 8, 98, ठीक है। 92 मत करके आ जाना, 98 है। सेकंड चीज, ये सिल्वरी वाइट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडियो एक्टिव है इसलिए इसके पीछे मतलब पुलिस हाथ धो के पड़ी थी कि इसको फटाफट पकड़ना ही है, नहीं तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये मैनमेड मेटल है, नेचुरली पाया नहीं जाता, मैनमेड मेटल है, सिल्वरी वाइट कलर का होता है और ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसे यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर हमें ऑयल ढूंढना हो ज़मीन के नीचे या कोई मेटल ढूंढना हो, मेटल के ओर्स के बारे में पता करना हो, तो हम इस पदार्थ का यूज़ करते हैं, कैलिफोर्नियम का यूज़ करते हैं। अब इसका नाम कैलिफोर्नियम क्यों पड़ा? क्योंकि इसे बर्कले कैलिफोर्निया में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1950 में, ठीक है, याद रहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हमारे आज़ादी के बाद 1950 में, मतलब उस टाइम तक ये जितना भी एटॉमिक बॉम्ब वाला ये सब सारा केस हो गया था। 1950 में इसकी खोज हुई थी। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? बर्कले में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, तभी से इसका नाम कैलिफोर्नियम रख दिया गया है। और कैलिफोर्नियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। हालांकि इस पदार्थ में इसकी रेडियो एक्टिविटी चेक करी गई तो इसमें ये बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं मिला। अब इसकी आगे जांच होगी, पर कैलिफोर्नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि लोगों को शक यही था कि ये कैलिफोर्नियम लेके घूम रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया, बिहार न्यूज़ में यही है। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ मैं ऑलरेडी एक बार करवा चुका हूँ, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अमर कुमार कौन है? ये अररिया डिस्ट्रिक्ट से और ये इंडिया का फ्लैग लेके अररिया से रन करते हुए 2001 किलोमीटर तय करके ये पहुंच गए अटारी बॉर्डर। कहाँ पे? पाकिस्तान बॉर्डर के पास। और फिर वहाँ पे मतलब ये इंडिया का फ्लैग लेके ही अररिया से रनिंग करते हुए ये वहाँ तक पहुँचे, तो इसलिए इनका नाम काफ़ी चर्चा में है, तो आपको ध्यान रखना है। अमर कुमार। आगे है शैलेश कुमार।
शैलेश कुमार क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इन्हें नेशनल टीम फॉर पैरालंपिक्स में इनको सेलेक्ट कर लिया गया। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जमुई से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जमुई से बिलोंग करते हैं। और इन्हें हाई जंप के लिए, मेंस हाई जंप के लिए मेंस हाई जंप कैटेगरी में सिलेक्ट करा गया। कैटेगरी कौन सी है? T42/63, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जमुई डिस्ट्रिक्ट के हैं। इनको पहले भी अवार्ड मिल चुका है, गोल्ड मेडल मिल चुका है। कब मिला था? एशियन पैरा गेम्स में। अब ये पैरालंपिक्स क्या होता है? ये पैरा गेम्स क्या होता है? पैरा गेम्स होते हैं मतलब जो कि डिसेबल्ड है, मतलब उन्हें भगवान ने बनाया, मतलब उनकी तो कोई गलती है नहीं, तो उनको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जा रही है कि वो भी गेम खेल सकते हैं, वो भी गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए जब भी ओलंपिक्स होता है तो उसके बाद पैरालंपिक्स भी होता है, जो कि सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है, ठीक है। इससे पहले शीतला देवी, जो काफ़ी चर्चा में थी पिछले साल या उससे पिछले साल, और उनको इस साल या लास्ट ईयर के एंड में उनको अवार्ड भी मिला है। उस अवार्ड का नाम आप मुझे नीचे लिख के बताएंगे, और वो कौन सी गेम्स में बिलोंग करती थी ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और शीतला देवी की एक बार आप पिक्चर भी देख लेंगे, ताकि मतलब उनको देखने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और उनकी वो स्पोर्ट्स खेलती हैं, वो स्पोर्ट्स खेलते हुए एक बार आप उनकी फोटो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ उनके बारे में समझ में आ जाएगा कि कितनी हिम्मत वाली है। आगे ध्यान रखना आपको शैलेश कुमार के बारे में। ये कहाँ से? जमुई डिस्ट्रिक्ट से। और पैरालंपिक्स कहाँ पे होने वाला है? 28 से 8 सितंबर को होगा। और ये कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली ये पेरिस, फ्रांस में ही होगा, क्योंकि जहाँ पे ओलंपिक्स होता है वहीं पे पैरालंपिक्स भी होता है। और पैरालंपिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। मतलब इंग्लैंड के क्या शुरुआत तो नहीं हुई थी उस टाइम, पर यहाँ से इसे उठाया गया है। इंग्लैंड में एक्चुअली जो वहाँ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वेटरन्स थे वो लोग इस गेम को खेल रहे थे, उसके बाद यहाँ से उठाया गया। फिर 2001 में ये फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। 28 से 8 सितंबर के बीच में पेरिस, फ्रांस में पैरालंपिक्स होगा, और ओलंपिक्स तो हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे नेशनल न्यूज़ में पहला टॉपिक है जेपीसी। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके बारे में न्यूज़ देख लेते हैं। कांग्रेस रीट्रेट्स जेपीसी कॉल साइटिंग केसेस ऑफ गवर्नमेंट हेल्पिंग अडानी ग्रुप। अब ये जो कांग्रेस है, ये जेपीसी पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही है क्योंकि जेपीसी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी है, और जो कि एक एडहॉक कमेटी है। मतलब इसे सिर्फ काम के टाइम पे ही बनाया जाता है, जब इसका काम हो जाता है तो इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। प्लस इसमें मेंबर्स कितने हो सकते हैं? इसमें अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब जितने चाहे उतने मेंबर्स इसमें इसको डाल के बनाया जा सकता है। इसके चेयरमैन जो होंगे वो हमेशा लोकसभा से ही होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा नहीं तो राज्यसभा, कहीं से भी हो सकते हैं, तो नहीं, लोकसभा से होंगे। और उन मेंबर को कौन चूज करेगा, कौन अपॉइंट करेगा? उसे अपॉइंट करेंगे स्पीकर। ये नाम आपको ध्यान रखना है, स्पीकर अपॉइंट करेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी। इस कमेटी के पास इतनी ताकत है कि किसी को भी बुला सकती है और सबूत मांग सकती है, जो भी इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी चीजें चाहिए ये करवा सकती है। 2G स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, उस स्कैम का खुलासा भी जेपीसी कमेटी के द्वारा ही हुआ था। अगर जेपीसी कमेटी को लगता है कि बात ठीक है, मतलब जो चीज़ चल रहा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। पर अगर उनको किसी भी केस में थोड़ी भी गड़बड़ लगती है तो वो मिनिस्टर को, कंसर्न मिनिस्टर को बुला सकते हैं और उसके साथ मीटिंग करके उस पर आरोप या जो भी है उस पर जो चीज़ है पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। अगर वो सेटिस्फाइड होगी जेपीसी तो ठीक है, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो सीधा सीबीआई को ऑर्डर देगी कि आप चुपचाप इनके खिलाफ केस लिखो। ऐसे ही हुआ था 2G स्कैम का खुलासा। जेपीसी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हो सकते हैं, अनलिमिटेड है। चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? वो हमेशा स्पीकर अपॉइंट करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यही चीज़, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज़ में, इंडियाज होस्टिंग थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं एक बार आगे देख लेता हूँ कि मैंने डेट के बारे में आगे दिया हुआ है कि नहीं। तो आई थिंक डेट के बारे में यस मैंने मेंशन कर रखा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हो चुकी है। पहली हुई थी 2023 में, ठीक है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो हो रही है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। नाम से आपको लगेगा कि बहुत पुरानी है, पर नहीं, ये रिसेंटली की है। एक हुई थी जनवरी में, आगे डेट मैंने दी हुई है। दूसरी हुई है 17 नवंबर 2023 में, मतलब एक 2023 के स्टार्टिंग में, फिर 2023 के बाद में जब खत्म हो रहा था तब, और अब हो रही है 17 और 18 अगस्त को, ठीक है। 17 और 18 अगस्त को
फिर से इंडिया होस्ट कर रहा है। ये तीनों ही जो समिट है ये तीनों ही इंडिया ने होस्ट किए हैं और ये तीनों ही वर्चुअल माध्यम से हुए थे, मतलब यह ऑनलाइन, मतलब एक दूसरे से मीटिंग करी थी इन लोगों ने, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ग्लोबल साउथ समिट के बारे में। अभी ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ एक तरीके से का ग्रुप बना लिया, जो डेवलपिंग कंट्रीज है इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है। इंडिया उसका जनरली लीडर के तौर पे देखा जाता है। इससे इंडिया को भी फायदा होता है। इंडिया को फायदा ये होता है कि इनको एक ग्रुप का साथ मिलता है, एक पूरी ताकत मिलती है। जब ये ताकत के साथ लड़ेंगे, मतलब पूरा ग्रुप इनके पीछे खड़ा रहेगा, तो इंडिया का वेटेज भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी इतनी भी बड़ी नहीं है, ठीक है बड़ी हो गई है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम यूएसए, चाइना इन सबको टक्कर दे पाए, बड़ी बड़ी कंट्रीज को और यूरोप की कंट्रीज को टक्कर दे पाए, ठीक है। आगे देखते हैं ग्लोबल साउथ जो यह टर्म है ये किसने कॉइन किया था? यह कॉइन किया था कार्ल ओगल्सबे ने, ठीक है। ये एक फिलोसोफर थे, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने ग्लोबल साउथ टर्म को यूज किया। अब ये टर्म यूज करा इन्होंने तो इसलिए नहीं कि यह देखा कि सारी कंट्री साउथ में तो ग्लोबल साउथ बोल दिया, नहीं। इनका जो पैमाना था वो ज्योग्राफिकल नहीं था, वो डेवलपमेंट के बेसिस पे था। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको ग्लोबल नॉर्थ कह दिया गया और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें ग्लोबल साउथ कह दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो साउथ में पड़ती है ज्योग्राफिकली, बट वो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये इनका काम था। और एक विली ब्रांड थे, इनका काम था, इन्होंने ब्रांड लाइन वाली एक थ्योरी दी थी, ब्रांड लाइन बनाई थी। मतलब उन्होंने एक लाइन टाइप की खींच दी थी कि इससे ऊपर जो भी कंट्रीज है वो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है और ग्लोबल साउथ का पार्ट जो इसके अलावा जो भी कंट्रीज है ग्लोबल साउथ का। और यह देखा भी गया कि जितनी भी ग्लोबल साउथ वाली जो कंट्रीज है, मतलब जो ज्योग्राफिकली साउथ में है, वो काफी डेवलपिंग फेज में है, नहीं तो अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड फेज में नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे जो थीम है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसको भी इंडिया ही होस्ट करेगा। इससे पहले भी इंडिया ने ही होस्ट करा, तीनों वर्चुअली हुई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है इसका थीम क्या होने वाला है। इसका थीम होने वाला है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ होना जरूरी है। इंडिया की फिलॉसफी को इसमें ध्यान रखा जा रहा है, वासुदेव कुटुंबकम, और प्राइम मिनिस्टर के हमारे विजन को भी ध्यान रखा जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ठीक है। ये इनका जो नारा है, विजन है प्राइम मिनिस्टर का, उसको भी ध्यान रखा जा रहा है। और इंडिया की फिलॉसफी वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। याद रहेगा इसके बारे में, ग्लोबल साउथ के बारे में, कि हम लोग थर्ड ये होस्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी इंडिया ने नहीं होस्ट किया। क्वेश्चन आएगा कि इससे पहले इंडिया ने नहीं होस्ट करे थे, इस कंट्री ने होस्ट किया, तो आपको ध्यान रखना है नहीं भाई, तीनों ही इंडिया ने किया है और तीनों ही वर्चुअल समिट हुए हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसे पढ़ सकता है। और देख लेते हैं कब कब हुआ है। जो पहली समिट हुई है वो 12-13 जनवरी 2023 को हुई थी। जो सेकंड समिट हुई है, फर्स्ट समिट 12-13 जनवरी 2023, सेकंड समिट 17 नवंबर 2023 एंड थर्ड समिट 17 और 18 अगस्त 2023। अब 17 से याद रखोगे ना, 17 नवंबर और 17-18, ठीक है। अगर सीधा डेट आ जाए तो आप कर लेना। 12-13 जनवरी भी याद रखोगे, 5 दिन कम कर लो 17 से, तो आपको 12-13 भी याद रहेगा, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है। तो देख लो भाई, बहुत सारी कंट्रीज है, अराउंड 100 से प्लस कंट्रीज इस बार भी जुड़ेंगी। पिछली बार भी 125 कंट्री के आसपास कंट्री जुड़ी थी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि यूरोप की कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि यूरोप को हम बहुत ज्यादा डेवलप मानते हैं, पर नहीं, यूरोप की भी 7 कंट्रीज पिछली बार जुड़ी थी। इस बार देखते हैं कितनी कंट्रीज जुड़ेगी। जो भी इससे रिलेटेड आगे की न्यूज आएगी वो जैसी ये समिट खत्म होगा तो हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यही मैंने इसमें बता रखा है कि नहीं, इसमें यूरोप की भी कंट्रीज थी, बस एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कोई भी कंट्री नहीं थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कोई भी कंट्री नहीं थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रामसार साइट्स। अब ये न्यूज में क्यों है? ये आप बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये हर 3-4 महीने बाद न्यूज में रहता ही है और ये जो नंबर से चेंज होते रहते हैं। अभी करेंटली इंडिया में 85 रामसार साइट्स है, ठीक है। अब कहोगे कि सर 2-3 महीने पहले तक तो 82 मैंने सुना था, तो जी हाँ 82 थी, तो अभी ये 3 बढ़ गई है। कब कितनी हो गई? 85 हो गई है। अभी 3 कौन कौन सी बढ़ी है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 2 तो तमिलनाडु की साइट है, ये ध्यान रखना आप, 2 तमिलनाडु की साइट है और 1 एमपी की साइट है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सी है? तमिलनाडु में पहली है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, नंजरायन बर्ड सेंचुरी एंड कजुवेली बर्ड सेंचुरी। नंजरायन बर्ड सेंचुरी और कजुवेली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु की है, और तवा रिजर्वोयर जो कि मध्य प्रदेश का है, ये, ठीक है। तो नंजरायन बर्ड सेंचुरी और कजुवेली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु की है, और तवा रिजर्वोयर मध्य प्रदेश, ठीक है। ये याद रहेगा। अभी 3 जुड़ी है, पहले 82 थी, अब 85 हो चुकी है। अब इंडिया की जो टोटल एमएसआर साइट्स है वो 10% है। किसका? इंडिया में जितने भी वेटलैंड है उसका
10% है, ठीक है। रामसर साइट्स के बारे में तो आप जानते होंगे, ये बात मैं मान के चल रहा हूँ, ये स्टैटिक का पार्ट है। एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, रामसर साइट्स जो है ये क्या होता है, जितने भी वेटलैंड्स है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया जाता है। मतलब उनको बचाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें एनिमल्स को, अलग अलग स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है तो इन सारे साइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसे रामसर साइट्स कहते हैं। और ये आया रामसर साइट्स रामसर कन्वेंशन से, जो कि साइन हुआ था 2 फैब 1971 में। 71 या 72, एक बार आप इसको चेक कर लेना, पर मोस्ट प्रोबेबली 1971 है, ठीक है। 2 फैब 1971 में साइन हुआ था रामसर साइट। रामसर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रामसर सिटी में साइन हुआ था, जो कि ईरान में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करता है। जरूरी नहीं है कि जो भी वेटलैंड इसके अंडर में आएगा, रामसर साइट के अंदर आएगा, उसे फंडिंग मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, अगर क्वेश्चन आ गया कि जो भी साइट इसके अंडर में आती है उन सबको मस्ट है, जरूरी है कि उनको पैसे मिले जाएंगे, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको पैसे देगी उसको सेफ प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कहीं भी ऐसा दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ देख के हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो याद हो गया आपको नंजराइन बर्ड सेंचुरी और कजुवेली बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु है, और एमपी का एक है कौन सा, तवा रिजर्वोयर। आगे देखते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले, अराउंड 2 महीने पहले, 2 और साइट्स जुड़ी थी रामसर साइट्स में, और जो दोनों साइट्स थी वो बिहार की थी, ठीक है। तो अगर उन 3 से क्वेश्चन नहीं आया तो इस 2 से तो पक्का आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस साल टोटल 5 साइट जुड़ चुकी है, उससे पहले हो सकता है कुछ और भी जुड़ी हो। अभी तो जहाँ तक मेरे को ध्यान है, अभी लास्ट के 2-3 महीनों में 5 साइट अभी जुड़ चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 82 बढ़ के हो गई थी, 82 से 85 हो गई, तीन जुड़ी अभी। इससे पहले 82 हो गई थी क्योंकि 2 जुड़ी थी और दोनों ही बिहार की थी। अब बिहार की कौन कौन सी थी वो हम देखेंगे। उसका नाम है नागी एंड नागटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। नागी एंड नागटी बर्ड सेंचुरी। तो बिहार का आपको याद रहेगा, बिहार का 5 जून को कोई डे होता है। कौन सा डे होता है वो आप मुझे लिख के बताएंगे। 2 साइट जुड़ी थी, एक तो नागी बर्ड सेंचुरी और ये नागटी। नाम याद रहेगा, नागी और नागटी बर्ड सेंचुरी नाम याद आएगा। नागी बर्ड सेंचुरी और नागटी बर्ड सेंचुरी जुड़ी थी, 2 रामसर साइट्स जुड़ी थी। इस अभी तक पूरे बिहार में 3 रामसर साइट है, इसमें से 2 जो है अभी अभी रिसेंटली जुड़ी है, 5 जून को जुड़ी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, नागी और नागटी। हो सकता है डेट पूछ ले 5 जून, क्योंकि वहां पे एक इंपॉर्टेंट डे भी होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 जून को ये दोनों बर्ड सेंचुरी जुड़ी, ठीक है। और ये दोनों ही आर्टिफिशियल बर्ड सेंचुरी, मतलब मैनमेड बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। मैनमेड वेटलैंड है ये, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नागी और नागटी यहीं पे एक्चुअली डैम्स बनाए गए थे, तो डैम्स की वजह से वहां पे रिवर का पानी वहां पे कलेक्ट हुआ, वो एक तरीके से बर्ड सेंचुरी बन गई और बर्ड सेंचुरी से अब उसे वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम लोग डैम बना रहे थे, एक तो नागी रिवर पे डैम बना रहे थे और जो नागटी है वहां पे भी हम लोग एक डैम बना रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से बर्ड सेंचुरी क्रिएट हुई और बर्ड सेंचुरी की वजह से अब उसे हम लोग वेटलैंड का दर्जा देने लग गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स वहाँ से आने लग गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उस साइट को कंजर्व करना, क्योंकि उससे बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज जुड़े हुए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो नागी और नागटी बर्ड सेंचुरी, ये चीज़ ध्यान रहेगा। और ये दोनों ही जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जमुई डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन में भी आपको दिखा दूंगा। जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक और है बिहार में, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो है कंवर लेक, ठीक है। कंवर लेक, ये चीज ध्यान रहेगा। तो भी हमारे पास 3 बिहार में है टोटल। पहला है कंवर लेक, पहला हो गया कंवर लेक, सेकंड हो गया नागी, और थर्ड हो गया नागी हो गया, और थर्ड हो गया नागटी, ठीक है। कंवर लेक, नागी और नागटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये दोनों है जमुई डिस्ट्रिक्ट में और ये है बेगूसराय में। बेगूसराय की लोकेशन देख लेंगे, बेगूसराय की लोकेशन ये रही, और जमुई की लोकेशन देख लेंगे, जमुई की लोकेशन ये रही, ठीक है। याद हो गया, एक जमुई में है, 2 जमुई में है और एक बेगूसराय में, ठीक है। जमुई में कौन सा? कंवर लेक, नागी और नागटी कहाँ पे है? ये जमुई में। नेक्स्ट देखते हैं रामसर साइट्स के बारे में। ये इसकी मैंने एक डेफिनेशन डाल दी है 1971 में। हाँ देखो 1971 मैंने लिखा था, 1971 में साइन हुआ था 2 फैब 1971 को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक बार आप इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक चीज देख लीजिए, इसकी एक बार जो प्रॉपर डेफिनेशंस है जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत जो साइन हुई थी, वो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि आ सकता है। एरियाज ऑफ मार्श, फैन, पीट, लैंड ऑफ वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आगे आर्टिफिशियल को नहीं होगा, सिर्फ नेचुरल वाले को कंसिडर करेंगे तो नहीं। अभी देखो जो नागी और नागटी हमने पढ़ा वो भी आर्टिफिशियल ही थे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल
परमानेंट और टेम्पररी, जरूरी नहीं कि टेम्पररी है तो उसको नहीं लेंगे हम लोग, नहीं, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक हो या फ्लोइंग, अगर वहां पे फ्लो भी कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्ट इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, इस डेफिनेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिहार में अभी टोटल 3 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और जो अभी 2 हुए हैं वो दोनों आर्टिफिशियल है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ये मैनमेड नहीं है, ये क्या है, ये नेचुरल है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं ये मैनमेड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ फोटोज मैंने लगा रखी है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी ईडी चीफ अपॉइंट कर दिया गया, किनको अपॉइंट किया गया है ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इनका नाम है राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन, ध्यान रहेगा, राहुल नवीन को अभी हमने ईडी चीफ बना दिया अगले 2 साल के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बीच में भी इन्हें हटा सकती है। एक और चीज, ये कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लगा के आएंगे, क्वेश्चन में वही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आप सोचोगे ये तो मोटा भाई के अंदर में आते हैं, अमित शाह जी के अंदर आते होंगे। ठीक है, क्योंकि हर जगह उन्हीं को गालियां पड़ती रहती हैं इस चीज़ के लिए, ईडी के लिए, पर नहीं भाई, ये निर्मला सीतारमन जी के अंदर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ईडी चीफ के बारे में आपको याद हो गया। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी भी अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं, जो 30 अगस्त से पदभार संभालेंगे। वो कौन है, वो है टीवी सोमनाथन। नाम मैंने इनका याद करवा दिया था, टीवी सोमनाथन, याद रहेगा, टीवी मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, टीवी सोमनाथन। ठीक है, और अभी एक बिहार के आईएएस अफसर थे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में सेक्रेटरी बने, वो कौन है, संदीप पाउंड्रिक। इनका भी नाम मैंने आपको याद रख दिया था। ठीक है, संदीप पाउंड्रिक, इसका भी नाम मैंने आपको याद रखा दिया था। पाउंड्रिक मतलब वजन से रिलेटेड है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट देखते हैं टिंगियोल, इसके बारे में ऑलरेडी मैं कल की क्लास में अपना बता चुका हूं कि क्या था, कौन सी कंपनी थी, पनीशिया बायोटेक। ठीक है, पनीशिया बायोटेक ने बनाया है डेंगीऑल। डेंगीऑल क्या है, ये वैक्सीन है, इंडिया की खुद की इंडिजिनस वैक्सीन है जो हमने बनाया है, और अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी डेंगू की। ये अभी पहली वैक्सीन होने वाली है, और इसका फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। फेज 1 और 2 2018-19 में ऑलरेडी हो चुका है, अभी फेज 3 का चल रहा है। 18 स्टेट्स में चल रहा है, 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है, और इसमें 10,000 से ज्यादा एडल्ट पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ये चीज इतना आपको मान के देख के चलना है। ठीक है, डेंगीऑल याद रहेगा, पनीशिया बायोटेक बनाई है, इसने ICMR के साथ कोलैबोरेट करके अभी टेस्टिंग करी है फेज 3 ट्रायल की। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेन है ये हमने कहाँ से ली थी, ये ली थी हमने यूएसए से। ठीक है, वो स्ट्रेन से ही हमने एक तरीके का खुद का वैक्सीन बना लिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डेंगीऑल नाम से पता चल रहा है डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, डेंगू जो फीवर है उसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्लास में मैं करवा चुका हूँ, जिसने नहीं देखी वो जाके उस पर देख लीजिए। मंकी पॉक्स, इसको WHO ने डिक्लेयर कर दिया मंकी पॉक्स एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा कि इसे पहली बार डिक्लेयर करा गया, तो आप इसका ध्यान रखना, पहली बार डिक्लेयर नहीं करा गया भाई, पहले भी कर दिया गया था। अब इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता, बस इतना देख के चल जाता है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, तो सब सोचते हैं पहली बार क्या होगा, नहीं, इससे पहले भी करा जा चुका है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में देख लीजिए कि इसे 1958 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहली बार पाया गया था, जब ये एनिमल्स के अंदर पाई जाती थी। ठीक है, 1970 में इसका पहला केस आया, जो कि ये भी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि अफ्रीका में है, वहां पे इसमें ह्यूमन के अंदर यह केस पाया गया। ठीक है, तो ये जूनोटिक डिजीज है, मतलब ये एनिमल से ह्यूमन पे फैलती है। जीका वायरस के बारे में मैंने आपको बताया था, वो चीज ध्यान रखना, वो जूनोटिक है कि नहीं ध्यान रखना। नीपा के बारे में बताया था, वो भी मैंने कहा था जूनोटिक है, वो बैट से फैलती है। जो मंकी पॉक्स है, ये मंकी से, एप से, ये चूहों से भी फैलती है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अफ्रीका कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैली है, इंडिया में उतनी ज्यादा नहीं फैली है, पर अभी देखा जा रहा है कि अभी लगभग सारी कंट्रीज में फैल रही है। अराउंड 116 कंट्री में ये फैल चुकी है। ठीक है, और इससे 208 डेथ हो चुकी है, और 1 लाख के आसपास अभी तक केसेस आ चुके हैं। ठीक है, 116 कंट्री में फैल चुकी है 2022 से लेकर अभी तक में, और इससे 1 लाख के आसपास केसेस आ चुके हैं, और 228 के आसपास डेथ हो चुकी है। ज़्यादा फैटल नहीं है, बट फिर भी फैटल है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें इस टाइप के ब्लिस्टर निकल जाते हैं। ये ब्लिस्टर अगर किसी दूसरे की बॉडी से टच हो गया तो उसको भी सेम मंकी पॉक्स वाला सेम चीज हो जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज बीमारी हो जाएगी। ये कंटेजियस है, ये आपको ध्यान रखना है, ये स्किन टू स्किन फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलेगा। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उससे भी फैलता है। ठीक है, मतलब अगर किसी को भी हो रखा है ये, तो उससे आपको दूर रहना। पहली चीज तो ये, जब तक ये घाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते और ये खुद भर नहीं जाते, तब तक आप इनकी बॉडी से टच नहीं हो सकते।
ये चीज आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है। ये चीज मैंने आपको बता दिया, स्किन टू स्किन, माउथ टू माउथ, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। आगे एक और चीज के बारे में याद रखना है, एक पर्टिकुलर लाइन थी, हाँ ये सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। मंकी पॉक्स है, अगर ऑप्शन में आ गया ये सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जी हाँ ये सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है। अब सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, मतलब ये खुद ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर दवाई दोगे जब भी खत्म होगा, वैसे खत्म नहीं होगा। जैसे टीबी सब है, कुछ उस पर ढंग से इलाज चलेगा तभी खत्म होगा, तो वैसा नहीं है। ये जो वायरल इन्फेक्शन है खुद ही खत्म हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया, तो बहुत लोग इसका मतलब नहीं जानेंगे, तो याद रखना है सेल्फ लिमिटिंग मतलब खुद ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या न्यूज़ में, नेक्स्ट न्यूज़ में है डोडा गणेश क्यों न्यूज़ में, ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इन्हें कीनियन मेंस क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया है, ठीक है। ये इंडिया के पहले ऑलराउंडर भी रह चुके हैं, पहले इंडिया के लिए खेलते थे और ये ऑलराउंडर थे। डोडा गणेश को क्या बना दिया है, कीनिया का हेड कोच, कीनिया का क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया, ठीक है। अभी PR श्रीजेश के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हें इंडियंस जूनियर हॉकी टीम का हेड कोच बना दिया गया था, ठीक है। अभी इंडिया के बॉलर जो, उनको भी एक हेड कोच मिला है, इंडिया के जो क्रिकेट के बॉलर्स हैं उनको भी हेड कोच मिला, उनका नाम भी मैंने आपको कल बताया था, वो आप जाके वीडियो में देख लेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, PM टू एड्रेस मेगा कम्युनिटी इवेंट इन न्यूयॉर्क ऑन सितंबर 22। अगले महीने सितंबर 22 में USA जाने वाले हैं मोदी जी, और वहाँ पे जैसे वो गैदरिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, डायस्पोरा से मिलते हैं, वही मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको देखते हुए आगे बढ़नी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है जयशंकर टू विजिट कुवैत ऑन 18 अगस्त, बायलैटरल टॉक्स ग्लोबल इश्यूज ऑन टेबल, ठीक है। वही मतलब उससे ग्लोबल इश्यूज पे बात करने के लिए जाएंगे हमारे S जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। ये जाने वाले, इनकी किताब है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था UPSC में इस साल, तो किताब का नाम आप मुझे बता देंगे, ठीक है। तो ये जाने वाले हैं कुवैत में, और वहाँ से गजा से रिलेटेड भी बात होगी, इसराइल से रिलेटेड भी बात होने वाली है, और बायलैटरल रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करने की बात करी जाएगी, मतलब उसको सुधारने की भी बात करी जाएगी। उससे रिश्ते हमारे अच्छे हैं काफ़ी कुवैत से। और एक चीज आपको ध्यान रख लेना है, एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्या बताऊं, इजी क्वेश्चन आया था, BPSC का क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट ईयर का ही है। क्वेश्चन आया था कि UAE के कौन कौन से जो अमीराट्स नहीं है, ठीक है, कौन कौन से अमीराट्स हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, तो ऐसे करके 7 अमीराट्स है ना, तो नाम दिए हुए थे, ठीक है। तो उसमें 3 में तो ऐसा था कि कुवैत और कतर का नाम दिया हुआ था। अब भाई कुवैत कतर तो अलग कंट्री है, ठीक है, अब ये चीज़ तो सबको पता होनी चाहिए। तो इस टाइप की न्यूज़ आपको एक बार देखते हुए चलना है। देख लो भाई, कुवैत यहाँ पे है, कुवैत आप कैसे याद रखोगे, अलग कंट्री है, और कुवैत कहाँ पे है। देखो इराक ने कुवैत पे हमला किया था, याद है ना, एक मूवी थी एयरलिफ्ट, आई थिंक ये अक्षय कुमार की मूवी है, एयरलिफ्ट करके मूवी है। जब एयरलिफ्ट किया गया था वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा को और इंडिया लाया गया था, तो इराक ने कुवैत पे हमला किया था, चढ़ाई कर दी, टैंक चढ़ा दिया था। तो देखो समुद्र में टैंक तो चलाएंगे नहीं, तो मतलब ये दोनों कंट्री बॉर्डर शेयर करती है अपना, तो इराक कुवैत आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कतर अलग है, कतर से कुवैत को आप कंफ्यूज मत कर लेना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, एयरलिफ्ट वाली मूवी का ध्यान दिला दिया, ठीक है। कुवैत याद है ना, कुवैत आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। कतर अलग है, कुवैत अलग है। तो जो ऑप्शन था उसमें कतर और कुवैत का भी नाम और बहरीन का भी नाम दिया हुआ था। अब एक बात बताओ, ये सारी तो अलग कंट्रीज है, ठीक है, तो ये तो चीज़ सबको ही पता रहती है, तो ये चीज़ एक बार देखते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इवेंट इन बांग्लादेश रिमाइंडर ऑफ हाउ प्रीसियस लिबर्टी इज फॉर अस, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनका DY चंद्रचूड़ का जो फुल नेम है वो आप मुझे बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज़ में, क्या है नेशनल न्यूज़ में, ओडिशा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब ओडिशा में क्या कहा गया है, उड़ीसा में कहा गया है कि जो भी इंडिया को, देखो इंडिया कह रहा हूँ, सॉरी, वुमेन है, उनको पीरियड्स आते हैं, तो जनरली 3 से 4 से 5 दिन का होता है, 3 दिन का मैक्सिमम, 3 से 4 दिन का होता है। तो उसमें उनके लिए 1 दिन का लीव कर दिया है, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने यह कहा है कि वह वुमेन को 1 दिन का लीव देगी उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, मतलब वो 1 महीने में 1 दिन लीव ले सकती हैं, ठीक है। तो वो कौन होगी, वो कौन सा स्टेट होगा, वो होगा उड़ीसा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बिहार और केरला में भी सेम प्रावधान है। बिहार में क्या है, बिहार में आप 2 दिन के लीव ले सकते हो, ठीक है, बिहार में आप 2 दिन की लीव ले सकते हैं। और केरला में तो अलग ही कॉन्सेप्ट है उनका, कि उनका तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 73% आपकी पूरी होनी चाहिए, तो इसी में 73% काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो 73% होती है, तो इसमें ये लीव वाली भी आ जाती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसी में आप वो लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी स्टेट में है अभी, तो उड़ीसा में है अभी रिसेंटली, इससे पहले बिहार में है और केरला में, ठीक है। सिर्फ यहीं पे मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे आपको लीव मिलती है, वुमेन्स को लीव मिलती है, ठीक है।
उड़ीसा में 1 दिन का, बिहार में 2 दिन का है। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट इन रोड्स। अब ये बात कही गई है जितने भी स्टेट और यूटीज है कि अगर आप रोड्स बनाओगे तो उसमें प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करो। इससे फायदा क्या होगा, जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट है उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में यूज करके कन्वर्ट करके उसे हम रोड्स में यूज़ कर सकते हैं चारकोल के साथ। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो रोड्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती है, और जो आप देखते हो ना न्यूज़ की ढह गई, मतलब रोड ही पूरा उखड़ गया, निकल गया, बाहर निकल गया, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इससे एक तरीके से जो प्लास्टिक है उसको भी हम क्यों इधर उधर फेंके रहेंगे तो उससे पोल्यूशन ही बढ़ता है, तो उसको हम रोक सकते हैं। एक्स्ट्राडिशन की बात करी जा रही है। एक्स्ट्राडिशन की बात कौन क्यों करी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो रखी है। क्वेश्चन आ सकता है कब साइन हुई थी, तो ये साइन हुई थी 2013 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये साइन हुई थी जनवरी 2013 में, ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2013 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी। अब बांग्लादेश हो सकता है कहते कि हमने तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की थी ना, अब आप शेख हसीना को हमारे पास भेज दो। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया भेजेगा, क्योंकि साइन तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ हो रखी है। हमारी अमेरिका के साथ हो रखी है, कनाडा के साथ हो रही है, यूके के साथ हो रखी है, पर वो लोग तो भेजते नहीं आज तक। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखते रहना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, अभी हमें शेख हसीना का स्टेटस नहीं पता है कि वो क्या है, राइट, वो किस तौर पर यहाँ पे रह रही है। क्या उन्होंने असाइलम लिया है, तो हम लोग तो पॉलिटिकल असाइलम देते ही नहीं है, अभी तक हमारे पास कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, क्या वो गेस्ट के तौर पे रह रही हैं, हम उनको क्या मान के चल रहे हैं, अभी तक हमने यही डिक्लेयर नहीं किया है। अगर हम लोग गेस्ट मान के चलेंगे या हम लोगों ने असाइलम दे दी, तो उस केस में हमारे पास एक्सेप्शन रहेगा कि हम लोग उनको एक्स्ट्राडिट करने से मना भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें प्रावधान पहले से ही डाल रखे हैं कि अगर किसी को हमने पॉलिटिकल असाइलम दे दी या अगर वो हमारे गेस्ट होंगे तो हम वो आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है इंडिया यहाँ से अपना एक लूपहोल निकाल ले। आगे देखते हैं सेबी एआई टूल्स। ये क्या है, सेबी ने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी एडवाइजर्स हैं, जो एडवाइस करते हैं, उनको बताया है। पहले भी बीच में बताया था कि आप पहले तो रजिस्टर कराओ सेबी से, और अब कह दिया कि अगर आप एआई टूल यूज़ करते हो तो उसके बारे में भी बताओ। तो ये न्यूज़ है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ में कौन है, पहला टॉपिक है फूमियो किशिदा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये कौन है, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर है, जापान के पीएम है। इन्होंने कहा है कि अब ये पीएम नहीं बनेंगे, मतलब दोबारा ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अभी कौन सी पार्टी के चीफ हैं, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये चीफ हैं। इससे पहले कौन थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे, और इनके साथ भी बहुत अच्छे, पूरे जापान के साथ ही अच्छे हैं। इससे पहले जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे शिंजो आबे, जिन्होंने इंडिया और जापान के रिलेशन को बढ़िया करने के लिए अच्छे मोड़ पे लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, क्वाड बनाने में भी उन्हीं का नाम था, उन्हीं का मतलब सबसे बड़ा हाथ था, और उनको फादर ऑफ क्वाड भी कहा जाता है। ठीक है, शिंजो आबे। अगर क्वेश्चन आ गया शिंजो आबे कौन थे, तो आप ध्यान रखोगे इन्हें फादर ऑफ क्वाड भी कहा जाता है, प्लस इंडिया और जापान के रिलेशन को अच्छा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अभी फूमियो किशिदा कौन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये नहीं रहेंगे। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। वहाँ पे भी करप्शन, जैसे इंडिया में करप्शन चल रहा है, तो वहाँ पे करप्शन का केस वैसे ये सब चल रहा था, तो इन्होंने मोरली बोला कि नहीं, अब मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में और क्या क्या है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अब मैंने जापान के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ बता रखी है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑफिशियल नेम जापान, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, अब जो जापान है वो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है, उसमें जो प्राइमरीली 4 आइलैंड्स हैं। ठीक है, पहले आइलैंड का नाम है होकाइडो। आप एक बार मैप खोलिए, मैप मैं लगाना भूल गया, मैप खोलिए तो उसमें आपको पता चलेगा। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, सॉरी इसको हटा लीजिए, एक ये हो गया होन्शु, थर्ड हो गया शिकोकू, और फोर्थ हो गया क्यूशु। तो पहली बात तो इन आइलैंड्स का ही नाम दे देगा, पूछ देगा होकाइडो किससे बिलोंग करता है, लुजोन किससे बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है फिलीपींस से। होकाइडो किससे बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है जापान से। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आएगा कि इसको आप अरेंज कर दो बड़े से छोटे में, तो आप कैसे अरेंज करेंगे। होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है किसका, जापान का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है, या होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है, या होकाइडो सबसे बड़ा आइलैंड है, तो आपको ध्यान रखना होकाइडो नहीं है भाई, होन्शु है। होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड किसका, जापान का। फिर उसके बाद है होकाइडो, फिर है क्यूशु, और फिर है शिकोकू। ठीक है, ध्यान रहेगा, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू, याद रहेगा।
होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु, ये तो नॉर्थ साउथ में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे बड़ा है वो है होंशु, फिर उससे छोटा होकाइडो, फिर क्यूशु और फिर शिकोकू, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा जो टोक्यो जो कैपिटल है वो कौन से आइलैंड से बिलोंग करता है जापान के। ये शायद आई थिंक आपको नहीं पता होगा, तो आपको ध्यान रखना है वो होंशु से बिलोंग करता है, ठीक है। होंशु से जितनी भी मेजर कैपिटल सिटीज है, मेजर सिटीज है वो होंशु में ही है, ठीक है। अब आपको देखना है कि इनका न्यूक्लियर रिएक्टर कौन से आइलैंड में, ये भी आप देख लेंगे, ठीक है। नागासाकी और हिरोशिमा जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे वो कौन कौन से आइलैंड में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हिरोशिमा कहां पे, होंशु में, हिरोशिमा होंशु में, याद रहेगा एच हिरोशिमा होंशु में, और नागासाकी कहां पे, क्यूशु में, ठीक है। अब इसके बाहर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा जापान और इंडिया से, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है, ये थाईलैंड के पीएम से रिलेटेड। यहाँ पे तो अलग ही लेवल की कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। वहां के पीएम थे श्वेता तेविसिन। अब इनको कह दिया वहां के कोर्ट ने, वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, मतलब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपने इथिक्स का उल्लंघन किया है और आपने एक ऐसे लॉयर को जगह दी है जो पहले ही जेल काट चुका है, ठीक है, अपने कैबिनेट में। तो आपको उस लॉयर को कैबिनेट में जगह नहीं देनी चाहिए थी, यह कह के प्राइम मिनिस्टर को ही डिसमिस कर दिया वहां के सुप्रीम कोर्ट ने। और अभी तक पिछले 16 साल में 4 बार ऐसे डिसमिस कर चुका है वहां के प्राइम मिनिस्टर को ही, मतलब इतनी पावर है। तो श्वेता तेविसिन नाम याद रहेगा। क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया था, वहीं के सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको ध्यान रखना है श्वेता तेविसिन, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इनकी जगह कौन बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही बने, पर सबसे ज्यादा चांसेस है कि यही बनेंगे। इनका नाम है पेटोनगटान, ठीक है, पेटोनगटान शिनावात्रा। शिनावात्रा के क्या आप लेके चलो, शिनावात्रा बनेंगी वहां की न्यू पीएम, ठीक है, और ये सिर्फ 37 साल की है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो शिनावात्रा कहाँ की बनने वाली है, ये बनने वाली है थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले श्वेता तेविसिन थे, ठीक है, जिनको अभी डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने वहां के, और पिछले 16 साल में ऐसे 4 प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर चुकी है। आगे देखते हैं, तालिबान सेलिब्रेट द 3rd ईयर ऑफ अफगानिस्तान टेक ओवर विद मिलिट्री परेड एंड स्पीचेस। 3 साल हो गए, तो वही चीज इसमें दिया हुआ है तालिबान के, ठीक है। एक चीज तालिबान के बारे में आपको ध्यान रखनी है, तालिबान के साथ रिलेशन हमारे उतने बुरे नहीं है जितने लोग समझते हैं, ठीक है। तालिबान हम लोग को उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना सब लोग समझ रहे हैं, आपके दिमाग में जैसी इमेज बन रखी है। हाँ, हो सकता है वो सबके लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं हो, पर अगर आप वैसे देखोगे डिप्लोमेटिकली तो तालिबान इंडिया का दुश्मन नहीं है, आपको ध्यान रखना। ये पाकिस्तान के उल्टा पीछे पड़ गया, पाकिस्तानी इसको लेकर आए थे। जो भी गवर्नमेंट आती है अफगानिस्तान में, जो भी गवर्नमेंट आए वो हमेशा प्रो इंडिया बन जाती है। पहले वो प्रो पाकिस्तान होती है जब उसको पावर में आना होता है, जब पावर में आ जाती है उसके बाद प्रो इंडिया बन जाती है, चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हसीना रिमार्क्स मेड फ्रॉम इंडिया नॉट कंड्यूसिव फॉर टाइज। ये बांग्लादेश अपनी धमकियों से बाज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, म्यांमार जनता चीफ चाइना फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस स्टेबिलिटी, ठीक है। ये कौन है, ये वांगी है। ये वांगी कौन है, ये है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। इनका नाम क्या है, इनका नाम है वांग ही। अगर क्वेश्चन आ जाएगा वांग ही से रिलेटेड तो आप कर लोगे, जितने भी नाम है वो सारे साथ के साथ याद करके चलो, ठीक है। वांग ही कौन है, ये है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, और ये किससे मिले, जनता चीफ से, मतलब वहां के जो आर्मी के जो चीफ है उनसे, क्योंकि इन्होंने कू कर दिया था, अब यही वहां पे मतलब सर्वे है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है चीफ मिन ऑन्ग हिलैंग, ठीक है, मिन ऑन्ग हिलैंग उनका नाम है। किसका नाम है, वहां की जनता के चीफ का, ठीक है। जनता मतलब वहां पब्लिक में समझना, वहां की जो आर्मी का जो चीफ है उनका क्या नाम है, चीफ मिन, मतलब मिन ऑन्ग हिलैंग उनका नाम है, ठीक है। वो किससे मिले थे, वो इनसे मिले थे, वहां के फॉरेन मिनिस्टर से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से। इनका नाम है वांगी, ठीक है। वांगी नाम याद होना चाहिए। जी जिनपिंग जो है वो तो आपको पता ही होगा, चाइना के प्रेसिडेंट है। आगे देखते हैं, यूएन कंसर्न एज वेनेजुला मल्स लॉस अगेंस्ट क्रिटिक्स। वेनेजुला के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे लेक माराकाइबो है। लेक माराकाइबो के बारे में भी मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, या आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। उनके जो प्रेसिडेंट है उनका भी नाम मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने 28 जुलाई को ही शपथ ली है, निकोलस मदुरो, याद कर लो, क्वेश्चन आएगा। 28 जुलाई को शपथ लिया और इन्होंने तीसरा टर्म स्टार्ट कर दिया प्रेसिडेंट का। ये 2013 से ही पावर में है, ठीक है। आगे देखते हैं, आई थिंक ये नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड होने वाली है। क्या है, कुर्स्क रीजन, इसके बारे में ऑलरेडी मैं 2 बार से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब तक आपको याद हो गया होगा कि रशिया का रीजन है जिसे
यूक्रेन ने इन्वेड कर दिया और यूक्रेन के सोल्जर्स यहाँ पे आके रशिया में घुस गए थे, रशियंस वहाँ से भाग गए। अब रशिया की जो आर्मी है और यूक्रेन की आर्मी है यहाँ पे वॉर चल रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे फाइट चल रही है और टोटल 1000 से ज़्यादा जो वहाँ के सोल्जर्स थे, यूक्रेन के सोल्जर्स थे, वो इस एरिया में घुस गए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये मैं मैप में भी दिखा चुका हूँ, कुर्स्क रीजन कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, लोकेशन के साथ मैंने आपको दिखाया, रशिया में बिलोंग करता है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समअप करना चाहूँगा और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी और आपकी जो नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो गई होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। थैंक यू सो मच।